हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आपके सामने आ गया हूँ प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग एनएससीजेएस 2024 के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हमने ये कवर कर लिया है, ये कवर कर लिया है और आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि वर्क एनर्जी पावर का ये फर्स्ट सेशन होने वाला है। और बच्चों, तो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द एनएससीजीएस रैंकर्स 2024 बैच। सो बच्चों, दिस बैच स्टार्टेड ऑन द 8th ऑफ अप्रैल और इस बैच के अंदर हम लोग आपको एनएससीजीएस 2024 की तैयारी करा रहे हैं। न केवल फिजिक्स की बल्कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी भी इस बैच के अंदर हो रही है। इस बैच की खासियत क्या है? इस बैच में यू गेट 150 प्लस लाइव सेशंस, you get two sessions of physics, two of chemistry, and two of bio every week. And that is not enough. If that is not enough, then we conduct extra classes also to ensure कि आपकी पढ़ाई जिस तरह की होनी है उस तरह की जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की होती रहे। ठीक है, और उसके अलावा आपको रेगुलर टेस्ट मिलेंगे जो कि एनएससीजीएस पैटर्न पे होंगे। आपको हम मेंटर करेंगे ऑफ कोर्स कि आप एग्जाम किस तरह से क्रैक कर सकते हो। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें इस बैच के बाकी बच्चे भी प्रेजेंट होंगे। आप इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स इस ग्रुप पे डाल सकते हैं। बाकी बच्चे इन डाउट्स को रिस्पॉन्ड करेंगे, आप भी बाकी बच्चों के डाउट्स पर रिस्पॉन्ड करना। और जो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, जिन क्वेश्चंस को आप उन क्वेश्चंस के लिए टीचर्स को भी टैग कर सकते हैं क्योंकि टीचर्स भी इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सैम इज स्टूडेंट्स academic mentor, so that is a person who will be responsible to take care of all your needs. आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है वेदांतु के अंदर, आप इनको बता सकते हैं और ये आपको राइट टीम से कनेक्ट कर देंगे एंड देन वट एवर योर प्रॉब्लम इज दैट विल बी सॉल्व। ठीक है, आपको तत्व दिया जाएगा। तत्व इज द बुकलेट, द कंटेंट दैट वी यूज फॉर आवर स्टूडेंट्स। आपको इस कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। बैच का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, दैट इज हिंदी प्लस इंग्लिश, एज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। ठीक है, अब आती है बात की इस बैच की प्राइस कितनी होगी। तो बच्चों, बैच की जो प्राइस है यह है 4444 रुपीज आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10% दैट यू विल गेट बाय यूजिंग दिस कोड VUS प्रो। इस कोड को यूज करके आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद इस बैच की जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज हो जाएगी। ऑन दैट नोट, लेट्स सी कि आज के सेशन में या इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम वर्क की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्क एक बहुत ही कॉमन वर्ड है लेकिन फिजिक्स में इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम वर्क डन बाय कॉमन फोर्सेस देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारी चीजें कवर करेंगे। आज देखते हैं कितना हो पाता है। तो आई स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वर्क। ऑलराइट, तो बच्चों देखो, वर्क के बारे में जब बात होती है तो वर्क एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो हमारी एवरीडे लैंग्वेज का हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्क आई कैन से, और इन जनरल वर्क का ये मतलब होता है कि एनी एनी एनीथिंग, एनी एक्टिविटी दैट वी हैव टू डू एज एज पार्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ठीक है, किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन हम पे डाल दिया जाए और हमको वो करना पड़े तो हमारे लिए वो वर्क बन जाता है। अगर ऑब्लिगेशन हटा दिया जाए फिर भी हम करना चाहते हैं तो हमारे लिए वो हॉबी बन जाती है। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ये हमारी एवरीडे, जो हमारी कलक्वल लैंग्वेज है उसका हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही आराम से, मतलब बहुत ही सहजता से कोई भी बच्चा मिस इंटरप्रेट कर सकता है क्योंकि फिजिक्स में वर्क का बहुत एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुमसे कहा कि तुम जाके अपनी इंग्लिश की बुक रीड करो तो तुम टेबल पे बैठ के अपनी बुक को रीड कर रहे हो। कहने को तुम एक वर्क कर रहे हो लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसे वर्क नहीं कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में जो वर्क है वो एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, उसकी एक यूनिट है, उसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वर्क होता क्या है, तो इस बारे में बात करना स्टार्ट करें तो उसके पहले मैं एक बात कह दूं कि अगर मैं वर्क के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो वर्क किसकी वजह से, मतलब किस फोर्स की वजह से। समझ आ रहा है? जैसे अगर मैं वर्क के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे ये बात बतानी चाहिए कि मैं कौन से फोर्स का वर्क कैलकुलेट कर रहा हूं। सुनने वाले को भी क्लियर होना चाहिए कि कौन से फोर्स की वर्क की कैलकुलेशन हो रही है। अगर हमारे बारे में या हमारे बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है कि मैं कौन से फोर्स की बात कर रहा हूं तो मे बी मैं केवल वर्क वर्ड यूज कर सकता हूं, अदरवाइज मुझे वर्क डन बाय XYZ फोर्स, ऐसे इस तरह के वर्ड्स का यूज करना चाहिए। सो वर्क will always be associated with a force, will always be associated with a force. ओके, इसका ये मतलब है कि वर्क बेसिकली इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू अ फोर्स, इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। ठीक है, सो इट विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू अ फोर्स, सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स विच शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू अस कि हम कौन से फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, वर्क डन बाय अ फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय अ फोर्स F, ठीक है, इज गिवन बाय, अब मैं ये डेफिनेशन बताता हूं। तो मैं शुरुआत करता हूं बिगिनर्स डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो यानी कि जब तुम जूनियर ग्रेड्स में वर्क पहली बार पढ़ते हो तो दिस इज व्हाट यू गेट, वर्क इज F डॉट एस। ठीक है, तो
यहाँ पर एफ क्या है, यहाँ पे एफ इज फोर्स, ठीक है, रादर एफ इज अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब बिगिनर्स डेफिनेशन में हम एफ को कांस्टेंट मान के चलते हैं, मतलब कि जब जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको अभी इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि फोर्स वेरी भी कर सकता है वगैरह वगैरह। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये डेफिनेशन होगी। इसमें एस क्या है, एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब ये क्या बला है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में इलेबोरेट करूंगा, अभी आप केवल डिस्प्लेसमेंट ही मान लो, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है, लेट मी कॉल दिस डेफिनेशन एज द बिगिनर्स डेफिनेशन, मतलब कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट यू टू remember at the time when you are writing a NEET examination or a JEE examination. This is something that I'm teaching you right now, but we will get rid of this equation and we will write a more refined and a more accurate equation. So this is the beginner's definition. तो इस beginner's definition से हमें क्या क्या पता लग रहा है, पहले वो देख लेते हैं। beginner's definition से हमें ये चीजें क्लियर हो जा रही हैं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो बिगिनर्स डेफिनेशन हमें एटलीस्ट ये पता करने में हेल्प कर रही है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये देखो आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज जब मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, जैसे एफ और एस दोनों वेक्टर्स हैं, इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वी विल एंड अप विद अ स्केलर क्वांटिटी। तो एक तो मुझे ये पता लग गया, दूसरा मुझे ये पता लग गया कि वर्क की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर होगी, यूनिट विल बी न्यूटन मीटर, ठीक है। एंड 1 न्यूटन मीटर इज कॉल्ड एज 1 जूल, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल भी कहते हैं, सो जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये भी याद रखने की बात है, ठीक है। और एक तीसरी चीज जो कि मे बी अभी क्लियर हो नहीं हो, क्योंकि वर्क डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग फ्रेम से अलग अलग नजर आ सकता है। ऐसा होता है कि हम एक जगह से अगर किसी एक चीज को स्टेशनरी कह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम दूसरे फ्रेम में जाके जब उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तब भी वो स्टेशनरी नजर आए, यानी कि दूसरे फ्रेम में उसका डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो हो सकता है जबकि पहले फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम के साथ बदल जाता है, ठीक है। देयरफॉर वर्क विल बी अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। ये एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। आ रहा है समझ में। एंड फाइनली एक चीज जो अभी यहाँ पे अभी तक क्लैरी एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट मतलब एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है या एक फॉर्म से अपनी दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो वर्क के थ्रू होती है। some force must do work so that energy can change from one form to another form. So it is the energy in transit, ठीक है। तो हमने जो beginners definition है, इस beginners definition से काफी कुछ कंक्लूड करा है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क की यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल। इट्स अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इट्स एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट मैंने केवल बताया है, मैंने तुम्हें डिराइव नहीं करके दिया है या ये कंक्लूड नहीं करा है उस इक्वेशन से, ये मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। अब हम जैसे एक एग्जांपल करते हैं इस फर्स्ट डेफिनेशन, बिगिनर्स डेफिनेशन को समझने के लिए। तो सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे सपोज एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और लेट्स से इस ब्लॉक का जो मास है वो 5 kg है, ठीक है। सपोज इसके ऊपर हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, ठीक है। हमने इसके ऊपर 20 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया है एंड किसी पीरियड में हमने नोटिस करा कि ये 30 मीटर डिस्प्लेस हो चुका है, यानी कि ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स का नाम एफ रख देते हैं, वर्क डन बाय एफ इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 मीटर, तो ये कितना हुआ, इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हुआ, तो इसका सोल्यूशन देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि डब्ल्यू एफ जो है ये एफ डॉट एस है, और यहाँ पे एफ और एस के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। नोटिस करो, फोर्स भी राइट वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट वर्ड है, तो ये 0 डिग्री, यानी कि ये सिंपली एफ इंटू एस हो जाएगा, और एफ है 20 न्यूटन और एस है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा 600 जूल। देखो आ रहा है कि समझ में। तो सबसे सिंपल एग्जांपल जो हो सकता था वो मैंने भी कर दिया है, ठीक है। तो यहां तक अगर क्लैरिटी है तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पिछले एग्जांपल को भी स्लाइटली मॉडिफाई कर लेते हैं अगेन। मान लेते हैं 5 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया है सपोज 50 न्यूटन का, और ये फोर्स एक्सर्ट किया है हमने 37 डिग्री के एंगल पे। एज अ रिजल्ट ये ब्लॉक मान लेते हैं शिफ्ट होके यहाँ कहीं पे आ गया है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 20 मीटर का है,
फोर्स अभी भी वैसे ही लग रहा है जैसे पहले लग रहा था, और हमेशा ऐसे ही लगता रहा है, क्योंकि फोर्स की हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अगर वर्क डन बाय दिस फोर्स पूछा जाए तो कैसे करेंगे? देखो, देखो फोर्स जो है वो हमेशा ही ऐसे ही लगता रहा है, तो ये कांस्टेंट फोर्स है, यानी कि हम जो फॉर्मूला लिखे थे वो यूज कर सकते हैं। और ये जो एरो है ये डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा 37 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि F इंटू एस, ठीक है, F इंटू एस इंटू कॉस 37। ठीक है, तो F हो जाएगा 50, S हो जाएगा 20, और cos 37 हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 800 जूल। देखो आ रहा है क्या समझ में? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी वर्क। अच्छा, अब इसी केस में सपोज अगर मैं पूछ लेता कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, ठीक है, इसी एग्जांपल में या इससे प्रीवियस वाले में मैं पूछ लेता कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, तो नोटिस करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, यानी कि वो ऐसे हर पॉइंट पे यू डाउनवर्ड लग रहा था। ठीक है, वो हर पॉइंट पे यू डाउनवर्ड लग रहा था। तो नोटिस करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। देखो आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं नॉर्मल फोर्स, जैसे इस ब्लॉक पे सरफेस में नॉर्मल फोर्स भी लगा रखा था, ठीक है, तो इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, इस नॉर्मल फोर्स का अगर वर्क पूछूं तो अगेन इसका भी जीरो ही आ जाएगा, बिकॉज ये भी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है। तो समझ में आ रहा है कि हम जब वर्क की कैलकुलेशन करते हैं तो हम अलग अलग फोर्सेस की वजह से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो है, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स वो नॉन जीरो है। ठीक है, और वो 800 जूल के बराबर आ गया था। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द बिगिनर्स डेफिनेशन ऑफ वर्क। नाउ व्हाट इफ द फोर्स इज वेरिएबल? ओके, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल यहां से चल के मान लो यहां कहीं तक जा रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। पार्टिकल यहां कहीं पर है, और इस पार्टिकल के ऊपर मान लेते हैं कई फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे F1 फोर्स लग रहा है, जैसे मान लेते हैं F2 फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं F3 फोर्स लग रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, और ये फोर्स सारे के सारे वेरिएबल हैं, ये फोर्स वेरिएबल है। अब अगर मैंने कहा वर्क डन बाय F1 निकालो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई यहां से लेकर जो नेक्स्ट ds, थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका वर्क लिख लो पहले। तो उसका वर्क हो जाएगा F1 डॉट ds, और हम कहेंगे कि लाओ इसको इंटीग्रेट कर दो इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट तक। तो इससे वर्क डन बाय F1 ओवर द एंटायर जर्नी ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज दी ग्रोन अप्स डेफिनेशन। ठीक है, कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, अगर एफ कांस्टेंट होगा तो वो इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा, और इंटीग्रेशन ds का मतलब डेल्टा एस हो जाएगा, चेंज इन एस विच इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। अब एक और चीज नोटिस करो, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F1 डॉट ds को क्या हम वी डी टी लिख सकते हैं? चेक करो। ठीक है, बिकॉज ds बाय dt ये v के बराबर होता है, तो ds को v dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी एक रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट कैसे काम में आना है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले हमने बड़े बच्चों की डेफिनेशन या जो जनरल डेफिनेशन है वो देख ली है। अब मैं इस बात पे इलाबोरेट करता हूँ कि ये ds क्या होता है, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, मतलब। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन, सॉरी, importance of the word or the phrase. Importance of the phrase. mm, Displacement of point of application of force. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, ये मान लेते हैं एक ब्लॉक है, ये मान लेते हैं दूसरा आइडेंटिकल, मतलब शेप और साइज सेम है लेकिन मटेरियल डिफरेंट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं मेटल से बना हुआ, और इसको मान लेते हैं रबर से बना हुआ। ठीक है, तो एक मेटल से बना है, एक रबर से बना है। मेटल वाले पर सपोज हमने इधर से फोर्स
लगा दिया F1, ठीक है, मान लेते हैं 30 न्यूटन का, और इधर से भी फोर्स लगा दिया सेम मैग्नीट्यूड का, विच इज अगेन 30 न्यूटन। इस पे भी हमने क्या किया, इधर से फोर्स लगा दिया F2 मान लो 40 न्यूटन का, और इधर से भी लगा दिया F2 मान लो 40 न्यूटन का। ठीक है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, इन दोनों में से कौन सा ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाएगा? ठीक है, सोच के देखो। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो इन दोनों में से कोई सा भी ब्लॉक डिस्प्लेस तो नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से ब्लॉक कोई सा भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ इज जीरो। लेकिन मेटल ब्लॉक क्योंकि एक रिजिड ब्लॉक है, तो ये अपनी जगह पर ही रह जाएंगे। कौन? जिन पे फोर्स लगा था वो सतह है, अपनी जगह पर ही जा रह जाएंगे। लेकिन क्योंकि रबड़ फ्लेक्सिबल है, तो वी कैन एक्सपेक्ट रबड़ टू चेंज इट शेप लाइक दिस। समझ आ रहा है? रबड़ कंप्रेस हो जाएगा, तो जिन एंड्स पर हमने फोर्स लगाया था, ठीक है, वो पॉइंट मूव कर गए हैं। नोटिस करो, जिन पॉइंट्स पे फोर्स लगा था वो पॉइंट मूव कर गए हैं। ठीक है, इसलिए इस केस में वर्क नॉन जीरो आएगा। जैसे F1 का वर्क जीरो है, लेकिन F2 का जो वर्क है वो नॉन जीरो आएगा, बिकॉज जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो डिस्प्लेस हो गया। और नोटिस करो कि ये वाला F भी पॉजिटिव वर्क करेगा और ये वाला F भी पॉजिटिव वर्क करेगा, क्योंकि दोनों ने अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा था। देखो यहाँ तक क्लियर है क्या एवरीवन? ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ पेक्यूलियर केसेस देखते हैं। क्लियर है? देखो, ये मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ठीक है, और इस ग्राउंड पे मान लेते हैं कि एक आदमी है, उसैन बोल्ट, ये दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसका मास जो है वो 60 kg मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको कौन दौड़ा रहा होगा? सबसे पहले तो इसको दौड़ाता है फ्रिक्शन। ठीक है, इसको दौड़ाएगा फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जैसे ये आदमी दौड़ रहा है, कुछ देर बाद मान लो इसने 40 मीटर कवर कर लिया। अब मैंने कहा कि फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन द 40 मीटर मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या जवाब दोगे? जीरो आंसर दोगे या नॉन जीरो दोगे? नॉन जीरो दोगे तो पॉजिटिव दोगे कि नेगेटिव दोगे? बस इतना सा बता दो। सोचो बच्चों। ठीक है, तो तुमने जो भी आंसर दिया मैं बताता हूँ। इस वाले केस में हो क्या रहा है, देखो, हमारे चलने की जो प्रोसेस है ना, उसको नोट डाउन करो। हमारे चलने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या होता है, हम एक पैर जमीन पे रखते हैं, फिर दूसरा हवा में होता है, फिर इसको उठा के हम आगे प्लांट करते हैं, इसको ले जाके रखते हैं, और पीछे वाले को लिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर? हुआ ये कि जब जिस समय जो पैर हवा में था, ठीक है, वो डिस्प्लेस हो रहा था, और जो पैर हवा में नहीं था, फ्रिक्शन उस पे लग रहा था, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो था। मतलब कि जिस पैर पे फोर्स लग रहा है या जिन पॉइंट्स पे फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहे, तो वर्क जीरो हो गया। और जो डिस्प्लेस हो रहा है पाँव, ठीक है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बॉडी है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट वेलोसिटीज हो। ठीक है, तो अ, जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पैर का, तब उस पैर के ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रहा। ठीक है, तो इस वजह से वर्क डन बाय एफ जो होगा वो जीरो हो जाएगा। देखो आ रहा है कि समझ में? क्लियर एवरीवन? क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में बताता हूँ। जैसे क्लाइंबिंग अ ट्री और स्टेयर्स। तो ये स्टेयर को क्लाइंब करते समय भी सिमिलर चीज होती है। जैसे इसके पैर पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब देखा जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही। लेकिन
वर्क डन बाय नॉर्मल फिर भी जीरो रहता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। जिस पैर पे नॉर्मल लगता है वो पैर रेस्ट पे रहता है और दूसरा पैर जाके ऊपर वाली सीढ़ी पे पैर टिकाता है, फिर पहले वाले को लिफ्ट कर देते हैं। तो अब क्योंकि पहला वाला पैर लिफ्ट हो चुका है और वो मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन उस पर नहीं लग रहा, फ्रिक्शन अब दूसरे पैर पे लग रहा है। ठीक है, तो हमेशा ही ऐसा होगा कि जो पैर जमीन पर होगा फ्रिक्शन उसी पे लग सकता है और वो रेस्ट पे होगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इस केस में जीरो हो जाएगा। देखो आ रहा है क्या तक समझ में? ठीक है, सो ये दोनों एग्जांपल्स याद रहेंगे बच्चों। आई होप ये दोनों एग्जांपल्स आपको याद रहने वाले हैं, है ना? और और भी इस तरह के केसेस देखते हैं अपन। नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस में इससे थोड़ी सी डिफरेंट चीज होगी, जो थोड़ी सी डिफरेंटली जो लैडर होती है। ठीक है, जैसे वो तो स्टेयर केस था, लैडर पे अगर एक आदमी चढ़ रहा है तो उसके साथ भी बिल्कुल सिमिलर चीज ही हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक पैर यहां पर होगा, ठीक है, और ठीक है दूसरा पैर ये बंदा उठा के इस पे रखेगा, तो वही सेम ही चीज हो रही है कि नॉर्मल जिस पैर पे लग रहा है वो पैर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। ठीक है, एक केस फिर होता है पेंडुलम का, जैसे ये पेंडुलम है एंड लेट्स से दिस पेंडुलम इज स्विंगिंग लाइक दिस। तो इस स्विंगिंग पेंडुलम पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंशन की बात करूं, ठीक है, तो वो टेंशन तो अलोंग द स्ट्रिंग ही लगेगी लाइक दिस, ये देखो। ठीक है, तो टेंशन तो हमेशा ही ऐसा एक्ट करेगी। ठीक है, टेंशन हमेशा ऐसा एक्ट करेगी, लेकिन लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग रहेगी ऐसे। तो ये नोटिस करो कि क्या टेंजेंट वेलोसिटी और टेंशन में हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहा है, क्योंकि अगर हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहा है तो फिर ये देखो कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये परमानेंटली जीरो रहा है, तो देयरफॉर वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। अरे समझे, तो वर्क डन में टेंशन जीरो हो जाता है। सिमिलर सिचुएशन होती है जब एक फ्लोर के ऊपर मान लो एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक मान लेते हैं इस फ्लोर के ऊपर स्लाइड करता हुआ बिना सरफेस से सेपरेट हुए, सेपरेट हो गया तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा वैसे। तो इस वाले केस में अगर मैं नॉर्मल फोर्सेस की बात करूं तो नॉर्मल फोर्सेस ऐसे 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 इस तरीके से एक्ट किए होंगे। ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो है वो इस तरीके से एक्ट किए होंगे। करेक्ट है। ठीक है, और जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी कुछ इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से इस तरीके से वेलोसिटी एक्ट की होगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स होंगे N1 N2 N3, और ये वेलोसिटीज होंगी V1 V2 V3। हर समय में तुम देख लो कि नॉर्मल और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर वर्क डन बाय नॉर्मल इस केस में भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एलिवेटर है, एलिवेटर में मान लो एक ब्लॉक को रख दिया तुमने और ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है, तो इस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो देखो ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। तो इस बार वर्क डन जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस में वर्क जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा, मतलब कि सरफेस अगर स्टेशनरी है या हम जिस फ्रेम में बैठे हैं उस पर सरफेस स्टेशनरी है और फिर ब्लॉक उस पर स्लाइड कर रहा है, तो फिर ऐसे केस में वर्क डन बाय नॉर्मल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ कॉमन पेक्यूलियर एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब हम जब वर्क की डेफिनेशन समझ गए हैं तो हम एक और चीज को नोटिस करते हैं, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज कभी क्वेश्चन इस तरह का हुआ कि हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ग्राफ बना के दे दिया, कुछ मान लो इस तरीके का कि फोर्स ऐसे बढ़ा, फोर्स बढ़ के मान लो 20 न्यूटन तक गया। ठीक है, और उस पीरियड में डिस्प्लेसमेंट मान लो 10 मीटर्स था, और फिर ये, तो देखो ये बताओ कि ऐसा ऐसी इंफॉर्मेशन देख के हमसे कह दिया जाए कि वर्क डन बाय एफ निकालो, तो क्या हम ये कहेंगे कि एरिया अंडर द कर्व निकाल देते हैं? एफ डी एफ का इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व ही हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1/2 × 15 × 20। ठीक है, तो ये हो गया 150 जूल। तो एफ और एस का ग्राफ देख के अगर हमसे वर्क पूछा जाए तो हम इस तरीके से वर्क निकाल सकते हैं। देखो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये एक बात हो गई। करेक्ट है यहाँ तक बच्चों? ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय कॉमन फोर्सेस की। तो इसमें मैं सबसे पहले लूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की बात करते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो सपोज एक पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ कहीं पे था, ठीक है, और ये अब यहाँ कहीं पे आ गया है, और ये मान लेते हैं हमारा रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब मैं हाइट जहां से मेजर करूंगा, रेफरेंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल जो हाइट थी, इनिशियल हाइट एच आई मान लेते हैं, फाइनल हाइट को एच एफ मान लेते हैं।
तो इस पूरे रास्ते में इस पार्टिकल के ऊपर जो mg फोर्स लगा है, ठीक है, इस पूरे रास्ते में पार्टिकल के ऊपर जो mg फोर्स लगा है, ठीक है, देखो वो हमेशा डाउनवर्ड लगा है और हमेशा सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि ये कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स के केस में हम अपनी बेगनर्स डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। तो बेगनर्स डेफिनेशन कहती है कि तुम सीधा डिस्प्लेसमेंट नोटिस करो, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन mg एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये लाल एरो डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है, mg नीचे की तरफ है, तो ये एंगल हो गया। ठीक है, तो ये एंगल हो गया। अब नोटिस करो कि अगर ये पूरी लेंथ s है, ये एंगल थीटा है, तो s cos थीटा का मतलब ये वाली हाइट हो जाएगी, दिस हाइट विल बिकम s cos थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया mg इंटू, अब s cos थीटा क्या बना, ये बना h इनिशियल माइनस h फाइनल। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है ये है mg इंटू एच इनिशियल माइनस एच फाइनल, इसको याद रखना है। और ये चीज और नोटिस करो कि जब भी हाइट डिक्रीज होगी, ठीक है, तब वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो हाइट डिक्रीज होने पे ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होता है, हाइट इंक्रीज होने पे ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होता है, और ऑब्जेक्ट अगर घूम घाम के अपनी सेम हाइट पे आ गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो हो जाता है। और ये भी नोटिस करो कि ये जो फॉर्मूला है ये पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब कि हमें ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम किस पाथ पे होके गए थे। ठीक है, तो किसी भी पाथ पे होके जाओ, फॉर्मूला तो यही रहेगा, mg इंटू एच इनिशियल माइनस एच फाइनल। ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो ये बातें यहाँ तक समझ में आ गई या समझ में नहीं आई है? ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, या इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमने एक बॉल को v नॉट स्पीड से ऊपर उछाला। ठीक है, तो ये बॉल हमें पता है कि कितनी हाइट तक जाके वापस नीचे आती है। तो जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे थी, ठीक है, इस पीरियड में, इस शुरू से लेके अब तक, व्हाट वाज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? ठीक है, तो क्वेश्चन है वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना है इन द ड्यूरेशन इन विच बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, इन द ड्यूरेशन, और ड्यूरिंग अपवर्ड फ्लाइट लिख देता हूँ बस, तो शॉर्ट में काम हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग अपवर्ड फ्लाइट, वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग अपवर्ड फ्लाइट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg, h इनिशियल, इनिशियल हाइट जीरो है, मैं इसी को रेफरेंस ले लेता हूँ, माइनस एच फाइनल, तो वो कैपिटल एच हो जाएगा, और कैपिटल एच का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है वी नॉट स्क्वायर बाय टू जी। ठीक है, तो ये हो गया माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल दिया है। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब बात करते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? ठीक है, तो देखो बच्चों, वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे लिखते हैं अपन? ठीक है, मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखने का जो तरीका होता है, ये होता है हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स इनिशियल है, इनिशियल डिफॉर्मेशन। ठीक है, इनिशियल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का मतलब इलोंगेशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। और एक्स एफ है फाइनल डिफॉर्मेशन। ठीक है, विच इज अगेन, विच कैन बी कंप्रेशन ऑल्सो, विच कैन बी इलोंगेशन ऑल्सो। ठीक है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि एफ इनिशियल स्क्वायर बाय टू के। एफ इनिशियल क्या है यहाँ पे? एफ इनिशियल है के इंटू एक्स इनिशियल, यानी कि इनिशियली स्प्रिंग ने जितना फोर्स लगा रखा था। तो नोटिस करो कि एफ स्क्वायर को टू के से डिवाइड करेंगे तो भी यही बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ एफ स्क्वायर बाय टू के। तो एक तरीका ये है, और एक और तरीका लिखने का है एफ इनिशियल एक्स इनिशियल बाय टू माइनस एफ फाइनल एक्स फाइनल बाय टू। तो तुम्हें ये सारे फॉर्मूले याद नहीं रखना है, तुम केवल ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद रख लो। और ये नोटिस करो कि क्योंकि एफ आई के एक्स के बराबर होता है के एक्स आई के, तो हम इस तरह के फॉर्मूले में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है वर्क डन बाय स्प्रिंग। हमेशा 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 सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना। मैं इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बुक्स में, स्पेशली स्कूल बुक्स में ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग को हाफ के एक्स स्क्वायर की तरह याद
या तो करा दिया जाता है या इनएडवर्टेंटली बच्चे ऐसा याद कर लेते हैं ये मानते हुए कि फाइनल कंप्रेशन जीरो है और इनिशियली कुछ कंप्रेशन या एलोंगेशन था, लेकिन ये ट्रू नहीं है। मतलब ये हर केस में सेटिस्फाई नहीं होगा, ये हर केस में वैलिड होगा। तो आप इसको याद रखो, ठीक है, ये आपके काम में आएगा, इसको अच्छे से याद रखो। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है। तो बच्चों आज हम मेरे ख्याल से इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, इतना ही बहुत है। मैं इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट दूंगा, आप कोशिश करिए उस असाइनमेंट को सॉल्व करने की। होपफुली उससे आपको काफी फायदा होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करूंगा और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में डिस्कशन करूंगा। ऑन दैट नोट आई विल बिड फेयरवेल टुडे। टेक केयर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। बाय बाय।